हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन द आपका सभी का स्वागत है नर्सिंग नॉलेज एकेडमी पेज पे। टुडे वी डिस्कस अबाउट द आईवी थेरेपी। आज अपने आईवी थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स होते हैं, इसके क्या पर्पज होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आईवी थेरेपी में लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड आर एडमिनिस्ट्रेड टू द पेरिफेरल वेन। तो पेरिफेरल वेन में लार्ज क्वांटिटी फ्लूइड दिया जाता है। इसके अलग अलग टाइप है फ्लूइड के अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू डिजीज इसमें अपने फ्लूइड देते हैं। और सबसे पहले आता है, इसमें टाइप्स की बात करें तो आइसोटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक और थर्ड हाइपरटोनिक, 3 प्रकार के मेनली सॉल्यूशन होते हैं। आईवी थेरेपी के पर्पज क्या है? इंक्रीज द फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, रिप्लेस फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर इम्बैलेंस के लिए अपने आईवी थेरेपी देते हैं। तो टाइप्स की बात करें, सबसे पहले है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम ऑस्मोलैरिटी होती है फ्लूइड एज बॉडी फ्लूइड के। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसकी ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड के सेम होती है, तो इसमें बराबर बैलेंस रहता है इन दोनों का। तो इसमें एग्जाम्पल में जैसे आरएल है, नॉर्मल सलाइन एनएस है, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर है, ये सारे सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आरएल को अपने रिंगल लैक्टेट बोलते हैं। तो रिंगल लैक्टेट के बारे में अपने बताते हैं। आरएल को हार्टमान सॉल्यूशन भी बोलते हैं, हार्टमान सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और कंपोजिशन ऑफ आरएल का कंपोजिशन में आरएल में क्या क्या होता है, कई बार आरएल के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आरएल में पूछ लेते हैं, जैसे ऑप्शन दिए जाते हैं आरएल में क्या क्या होते हैं। तो पहले इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl होता है आरएल के अंदर। नेक्स्ट पोटेशियम क्लोराइड, और थर्ड कैल्शियम क्लोराइड, और नेक्स्ट सोडियम लैक्टेट। 4 कंटेंट, जो कंपोजिशन ऑफ आरएल में 4 कंटेंट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट। और इसकी जो स्मेलिटी होती है अलग अलग होती है। जैसे सोडियम 130 मिलीमोल पर लिक्विड होता है, और क्लोराइड 109 मिलीमोल पर लिक्विड होता है, और लैक्टेट 28 मिलीमोल पर लिक्विड होता है। पोटेशियम इसमें होता है 4 मिलीमोल पर लिक्विड होता है, और कैल्शियम जो होता है 1.5 मिलीमोल पर लिक्विड पर लीटर होता है। तो इसमें अलग अलग ऑस्मोलैरिटी होती है। ऑस्मोलैरिटी के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और मेन और जो कम्पिटिटिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 4 जो इसके कंपोजिशन में दे जाते हैं, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। फंक्शन ऑफ पर्पज ऑफ आरएल। फंक्शन और पर्पज क्या है आरएल के? यूज इन इमरजेंसी। आरएल को इमरजेंसी फ्लूइड भी कहते हैं। आरएल इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी फ्लूइड। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, अपने इसको बर्न पेशेंट जो जल जाते हैं, बर्न पेशेंट में अपने आरएल यूज करते हैं। आल्सो इसलिए आल्सो नोन एज इमरजेंसी फ्लूइड। और इसका अपने यूज इरिगेट द आइज ऑफ केमिकल स्पेस्ड इन द आइस, यानी केमिकल आइस के अंदर डल जाए तो उसके लिए, इसमें साफ करने के लिए भी अपने आरएल का यूज करते हैं। यूज टू प्रिजर्व द कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट जो लेंसेज होते हैं ना, उनको प्रिजर्व करने के लिए आरएल का अपने यूज करते हैं। और आरएल इज आल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर। रीनल फेलियर वाले पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है आरएल, क्योंकि आरएल में जो पोटाशियम होता है, तो रीनल फेलियर वाले में ऑलरेडी जो पोटाशियम होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाती है, तो हाइपरकैलेमिया के चांसेस रहते हैं। इसलिए आरएल क्यों नहीं दी जाती रीनल फेलियर में? क्योंकि हाइपरकैलेमिया कर सकता है,
आरएल। नेक्स्ट लैक्टिक एसिडोसिस कर सकता है और फ्लूइड ओवरलोड कर सकता है आरएल, इसलिए अपने आरएल को नहीं देते हैं रीनल फेलियर वाले पेशेंट में। नेक्स्ट है नॉर्मल सलाइन। इसमें नॉर्मल सलाइन आइसोटोनिक में आता है। तो नॉर्मल सलाइन जो 0.9% जो एनएस होती है, हाइपोटेंशन में इसका यूज होता है। नॉर्मल सलाइन का आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो एनएस होता है, इसकी ऑस्मोलिटी 270 to 300 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है, जो लगभग बॉडी के इक्वल होती है, बॉडी फ्लूइड के इक्वल होती है। 270 से 300 इसकी मिली ओस्मोल पर लीटर इसकी ऑस्मोलिटी होती है। और नॉर्मल सलाइन 9 ग्राम पर लीटर इन कंपोजिशन होता है। इसकी अलग अलग जो ऑस्मोलिटी है, इसके ऑस्मोलिटी के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। और यूज ऑफ NaCl, नॉर्मल सलाइन के यूज एज फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन। नॉर्मल सलाइन को फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन के रूप में भी यूज किया जाता है। और सेफेस्ट सॉल्यूशन यूज्ड इन डायबिटिक पेशेंट। तो नॉर्मल सलाइन जो है डायबिटिक पेशेंट में भी सेफेस्ट सॉल्यूशन माना जाता है। यूज इन शॉक पेशेंट अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। एनएस को शॉक पेशेंट में अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी अपने यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज बिफोर एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बिफोर एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के भी जो नॉर्मल सलाइन यूज होता है। मोस्ट कॉमन यूज इन इरिगेशन। इरिगेशन में भी मोस्ट कॉमन अपने नॉर्मल सलाइन को यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन, एनएस का जो कॉन्ट्राइंडिकेशन में अपने नहीं देते। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अपने नॉर्मल सलाइन को ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से इसमें नहीं देते हैं। तो ये अपने बात की अपने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एक तो मैंने आरएल की बात की और आरएल के बारे में बताया भी, इसको इमरजेंसी फ्लूइड बोलते हैं क्योंकि बर्न पेशेंट में जाता है इमरजेंसी, आल्सो नोन एज इमरजेंसी फ्लूइड। और आंखों में जो अगर कोई केमिकल वगैरह गिर जाए तो उसको साफ करने के लिए भी आरएल का यूज करते हैं। और कॉन्टैक्ट लेंस को प्रिजर्व करने के लिए आरएल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें आइसोटोनिक में बात की एनएस की। तो एनएस के बारे में अपने बताया भी, ये फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है, सेफेस्ट सॉल्यूशन इन द डायबिटिक पेशेंट। शॉक पेशेंट में भी इसको अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी यूज किया जाता है। और बिफोर एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी इसको यूज करते हैं। कॉमन यूज इन इरिगेशन में भी यूज करते हैं। और इसका कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब नेक्स्ट अपने सॉल्यूशन जो 2 नंबर है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में अपने बात करते हैं। इसमें लोअर ऑस्मोलिटी देन द बॉडी। इसकी जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की जो ऑस्मोलिटी होती है लोअर होती है देन द बॉडी। डायग्राम में अपने यहाँ दिखाया हुआ है। इस डायग्राम में जो हाइपोटोनिक दिखाया गया, इसमें क्या है, फ्लूइड कहाँ जाता है, आउटसाइड, सेल के आउटसाइड से इनसाइड चला जाता है। एक्स्ट्रा जो सेलुलर एक कंपार्टमेंट से इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट जाता है, इसलिए क्या होता है, स्वेल हो जाती है सेल। इसके अंदर सेल स्वेल हो जाती है। मैकेनिज्म इसमें यही रहता है कि शिफ्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। दे आर कोज रैप्चर द सेल्स। ज़्यादा तेजी से इन्फ्यूज करेंगे अगर हाइपोटोनिक को तो क्या हो जाएगी, सेल रैप्चर हो जाएगी, क्योंकि उसके ज़्यादा अंदर फ्लूइड भर जाएगा। फ्लूइड भरने की वजह से वो फट जाएगी, रैप्चर हो जाएगी। इसके बाद में अपने बताते हैं हाइपोटोनिक का कॉन्ट्राइंडिकेशन। किस केस में अपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं देते हैं। तो इसमें सेलुलर जो एडिमा है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानी जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्वेल्ड होती है तो उसमें अपने नहीं देते हैं, इसलिए उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा ही हुआ है हाइपोटोनिक का, हाफ NS, 1/3 NS, 1/4 NS। ये हाइपो मतलब 0.9 से ये सारी संख्याएं कम हैं।
0.9 से 0.45 कम है, 0.33 कम है, 0.22 कम है, तो जो 0.9 है वो आइसोटोनिक होता है, तो उससे कम वाला हाइपो में है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने सॉल्यूशन थर्ड नंबर की बात करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से आउट एक्स्ट्रा सेलुलर में जाता है तो सेल क्या हो जाती है, श्रिंक, सिकुड़ जाती है। अब किसी भी चीज के अंदर से फ्लूइड को बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो इसमें जस्ट उल्टा होता है हाइपो के। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से फ्लूइड कहाँ चला जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर में, और तो इंट्रासेल से निकल कर बाहर चला जाएगा, एक्स्ट्रा में तो सेल सिकुड़ जाएगी। द हायर ऑस्मोलिटी ऑफ फ्लूइड देन द बॉडी फ्लूइड, मैकेनिज्म यही रहती है, शिफ्ट द फ्लूइड फ्रॉम द सेल टू द एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। तो इससे ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। नोट, दे कैन कोज श्रिंक द सेल, सेल श्रिंक हो जाएगी। कॉन्ट्राइंडिकेटेड हाइपरटोनिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस किस में होता है, डायबिटिक पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, रीनल फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, और कार्डियक पेशेंट में भी ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। एक्यूट रीनल फेलियर कर सकता है ये हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है, अगर किडनी लोड बढ़ा के अगर अपने किडनी वाले पेशेंट में इसको देते हैं तो। इसका एग्जांपल है मैनिटोल, हाइपरटोनिक के एग्जांपल है मैनिटोल, DNS 25%, 10%, 50% डेक्सट्रोज इन वाटर, ये सारे हाइपरटोनिक के सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड में दिया गया है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड के ये एग्जांपल हैं। डेक्सट्रोज इन 0.5%, तो ये कितने प्रकार का जो होता है, DNS मैनिटोल 25%, 10%, 50% जो है, ये हाइपरटोनिक के एग्जांपल हैं। और ये हो गया आज अपने टुडे डिस्कस अबाउट द IV थेरेपी के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो रहेगी प्रोसीजर ऑफ IV थेरेपी, इसके बारे में अपने बात बताएंगे, इसके बारे में कैनुला की डिस्कशन करेंगे, IV सेट के बारे में बताएंगे जो मैक्रो और माइक्रो होता है, और कॉम्प्लिकेशन ऑफ IV थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जुड़े रहिए नर्सिंग नॉलेज एकेडमी पेज से। थैंक यू फ्रेंड्स, और लाइक और सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगा हमारा कंटेंट लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।